आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगा। वी हैव विद अस डॉक्टर आरवीएस भल्ला, डायरेक्टर एंड एचओडी इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स फरीदाबाद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत थैंक यू वेरी मच सुभाशीष। सब श्रोताओं को नमस्कार। है। समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हमें ये बताइए कि डायबिटीज कितने टाइप के होते हैं और इससे जुड़ी हुई कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में हमें। देखिए, डायबिटीज तीन मेन टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि गर्भवती महिलाओं को होता है। और एक चौथा है जो कई अन्य बीमारियों के कारण, जैसे पैनक्रियाज में डैमेज होना या कोई दवाई की वजह से पैनक्रियाज डैमेज हो गया तो उसकी वजह से डायबिटीज होना। जो मेन लक्षण डायबिटीज के पाए जाते हैं, कमजोरी रहना, हाथ पैर सुन होना, बार बार लगातार कोई ना कोई इंफेक्शन बनना और वजन कम होते जाना, आंखों में नजर में धुंधलापन आना, बहुत ज्यादा पेशाब आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, भूख ज्यादा लगना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं डायबिटीज के। तो अगर किसी को ऐसा होता है तो उसे सतर्क होना चाहिए कि मुझे शायद डायबिटीज है, मैं अपना शुगर चेक। सर, मेरा एक मैं फॉलो अप एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। आपने बताया कि डायबिटीज तीन तरह के होते हैं, तो क्या कोई एज ग्रुप है जो डायबिटीज के ये टाइप जो होते हैं उन्हीं लोगों को इफेक्ट करते हैं? जी, ऐसा आपने ठीक बताया है। जो यंगर इंडिविजुअल्स जैसे कि बच्चों में या एकदम बहुत ही अर्ली अडल्टहुड में जो डायबिटीज होती है वो कॉमनली टाइप 1 डायबिटीज होती है, जिसमें कि पैनक्रियास की इंसुलिन बनाने की शक्ति जो है, क्षमता पूरी खत्म हो जाती है और उसी वजह से डायबिटीज पाई जाती है। और कभी कभी तो एकदम नवजात शिशु में भी डायबिटीज हो जाती है। और जो टाइप 2 डायबिटीज है वो आमतौर पे मिडिल एज में आके होती है, जब हमारे शरीर में इंसुलिन तो बन रही है लेकिन कई कारणों की वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए शुगर कंट्रोल में नहीं रह पा रही। ओके। पर आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि टाइप 2 भी यंगर एज ग्रुप में हो रही है। और कुछ एक ऑटो इम्यून टाइप की डायबिटीज है वो भी मतलब यंगर एज में पाई जा रही है, जो टाइप 2 देखने से टाइप 2 जैसे ही लगती है लेकिन होती टाइप 1 है। तो मोटे तौर पे यस हम कह सकते हैं एज के हिसाब से, लेकिन कभी कभी बीच में मिक्सचर भी है। ओके। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, हमें बताइए कि डायबिटीज से जुड़ी हुई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और कैसे हम इन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि शरीर के हर एक हिस्से को असर करती है ना। और इनके जो कॉम्प्लिकेशन हैं हम उनको दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं, जो बड़ी नाड़ियों पे असर करने वाला और छोटी नाड़ियों पे। क्योंकि मेनली नाड़ियों पे असर होता है डायबिटीज का, और नाड़ी ठीक से खून ना ले जाने की वजह से या उसमें और अंतर आने की वजह से ऑर्गन डैमेज होता है। तो अगर हम बड़ी नाड़ी के हिसाब से देखें तो हार्ट अटैक, हार्ट के पंपिंग की कैपेसिटी कम होना, हार्ट कमजोर हो जाना, स्ट्रोक आ जाना, या टांगों की नाड़ियों पे अगर असर पड़ता है तो इंसान को चलने से टांगों में दर्द होना, अल्सर बन जाना, जिसे हम डायबिटिक फुट कहते हैं ना, तो उस चीज की संभावना रहती है। अगर छोटी नाड़ियों की बात करी जाए तो जो नर्व्स है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ने से पैर या हाथ सुन्न हो जाना, टेम्परेचर का नहीं पता चल पाना, इंजरीज के लिए प्रीडिस्पोज हो जाते हैं। और अगर आंखों पे भी असर पड़ता है, उसमें आंखों में नई नसें बनती है, वो नई नसें कमजोर होती हैं, उनमें खून बहने का चांस रहता है, कैटरेक्ट की भी थोड़ी बढ़ जाती है। आंख पे जो नजर वाला एक्यूट हिस्सा है जहाँ से हम परसीव करते हैं इमेज को, मैक्युलर डैमेज भी हो सकता है ना। और तीसरा रहता है कि किडनी, तो किडनी डैमेज का भी डायबिटीज एक मेन कारण है। तो वहाँ पे भी छोटी नसों पे, नर्व्स, आर्टरीज पे असर पड़ने के कारण किडनी फेल हो जाती है, प्रोटीन ज्यादा जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है और मन में जाके डायलिसिस पड़ती है। तो ये सब इनकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। तो इनसे बचने का एक ही उपाय है कि टाइम से डायबिटीज डिटेक्ट की जाए, कोई भी सिम्टम मिले हम उसे पकड़ लें जल्दी से जल्दी। और एक बार डिटेक्ट होने के बाद में हम अपना इलाज सही तरीके से कराएं, शुगर को मैनेज रखें, ब्लड प्रेशर मैनेज रखें, अपना HbA1c चेक कराते रहे, 3 महीने वाला एवरेज 7 या उससे कम में रखें। और कई ऐसी चीजें हैं जैसे आंखों पे असर, किडनी पे असर, ये एक साइलेंट है, मतलब इन्हें हमें अपने आप अनुभव नहीं होता कि हाँ हमें कुछ हो रहा है। तो साल में 1 या 2 बारी कम से कम किडनी के लिए स्पेशल टेस्ट होता है, यूरिन माइक्रोएल्यूमिनेट कराएं।
आंख की रेटिना का चेकअप हो, जिससे कि पता चल जाए कि कोई नई नाड़ियां बन रही है, कोई डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इन सब की रोकथाम, प्रॉपर शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, ये हैं। और यहाँ कहा जाता है कि अगर हम 1% भी अपना HbA1c कम करते हैं तो 10-15% हम कॉम्प्लिकेशन में कमी ले आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सतर्क रहना ही इसमें सबसे अच्छा बचाव है। जी, सर आपने बहुत अच्छी बात कही, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और मेरा एक सवाल मिलता-जुलता है आपसे। हमने बहुत समय पे देखा है कि लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है, और बहुत से वार्निंग साइन्स आते हैं लेकिन वो उनको प्रॉब्ली इग्नोर करते हैं। तो हमें ये बताइए कि जो हाई और लो ब्लड शुगर लेवल्स के, इनसे जुड़े हुए कौन से ऐसे वार्निंग साइन्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, हाई शुगर का अगर हम लेते हैं तो अगर शुगर बहुत हाई होती है तो जैसे कि मैंने बताया, प्यास लगना, बहुत पेशाब ज़्यादा आना, और वज़न कम होना, काफ़ी ये इनिशियल स्टेज में होता है। जब और भी ज़्यादा हाई होती जाए शुगर तो कन्फ्यूजन हो सकता है या ब्लरिंग ऑफ विज़न होता है। अ, महक, एक जो हम साँस लेते हैं उसमें एक फल जैसी महक, फूकी ओडोर जिसे हम कहते हैं, वो आ सकती है। और बहुत हाई शुगर में शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसान बहुत तेज़ी से साँस लेता है। तो एक तरह से ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी और एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाके कोमा भी हो सकता है ना? तो जी, ये वेरी हाई शुगर या बहुत हाई शुगर के ये लक्षण होते हैं। कई बारी फिर भी कई लोग मेरे पास आते हैं 300, 400, 500 शुगर में भी उनको ये सारे एक्सट्रीम लक्षण नहीं होते, लेकिन शुरू वाले जो मैंने गिनाए, वो वाले लक्षण जी, होते हैं। तो कभी भी हमें शुरुआती लक्षण हो उसी समय चेक करा लेना चाहिए। और आखिरी वाले जो मैंने बताए वो बहुत सीरियस कंडीशन के इंडिकेटर। जी। लो और शुगर काफ़ी या लो शुगर में ऐसा होता है कि अ, एक तरह से समझ नहीं आना, कन्फ्यूजन होना, हाथ-पैर काँपना, धड़कन तेज होना, घबराहट सी महसूस होना, पसीने आना, ये सब लो शुगर के लक्षण होते हैं। इसमें भी अगर एक्सट्रीम में चले गए तो फिर गफलत, बेहोशी, दौरे, लकवा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जी। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, हमने देखा है कि डायबिटीज से जो ट्रीटमेंट में मोस्टली इंसुलिन या मेडिसिन से कंट्रोल किया जाता है। सो एक पेशेंट्स के मन में और हमारे दर्शकों के मन में भी एक सवाल है कि क्या डायबिटीज पेशेंट्स को फॉरएवर इंसुलिन या मेडिसिन की जरूरत होती है? और अगर कोई पेशेंट मेडिसिन एक लॉन्ग टर्म से ले रहा है, लॉन्ग टर्म यूज कर रहा है इंसुलिन, तो उससे जुड़ी हुई कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? कि ऐसा है कि शुगर कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे वो मेडिसिन से हो, डाइट से हो या इंसुलिन से हो। तो शुरुआत में हर एक इंसान को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका HbA1c बहुत हाई नहीं आ रहा है तो डाइट, सबसे पहले लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, डाइट, एक्सरसाइज़, इसके ऊपर और खान-पीन के ऊपर ध्यान देने से ही आराम आ जाता है। जिनकी शुगर इससे ज़्यादा होती है, उनको दवाइयों, गोलियों से इलाज किया जाता है। और उस अगर बहुत ही ज़्यादा शुगर आपकी शुरुआत में ही HbA1c 10% से ऊपर आ रहा है, तब इंसुलिन के लिए रिकमेंडेशन किया जाता है ताकि पैनक्रियाज़ को आराम मिल सके। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार ही इंसुलिन लगाया तो हमें जीवन भर लगाना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट में कई बारी हम 1 डेढ़ महीना लगा के पैनक्रियाज़ की जो कैपेबिलिटी है वापिस आ जाती है, तो हम उनको गोलियों पे, दवाइयों पे कर देते हैं। बाय चांस अगर आपकी कंडीशन ऐसी है जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन कंपल्सरी है, क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है और अब इंसुलिन के अभाव में कीटोएसिडोसिस या जो एक्सट्रीम वाली डायबिटीज़ के लक्षण मैंने बताया वो बार-बार होते रहते हैं। तो ऐसे में हमें इंसुलिन लगातार की ज़रूरत है। और आप, इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो बिना इंसुलिन के सर्वाइव कर रहा है। अगर मैं आपके सामने आज बैठा हूँ, वो इसलिए है कि मेरे शरीर में इंसुलिन बन रही है, मेरी शुगर को कंट्रोल में रख रही है। तो हम सभी को इंसुलिन की आदत है। ये हमारी एक जो वहम वाली बात है कि हाँ, इंसुलिन की आदत पड़ जाएगी, वो वहम वाली बात है, क्योंकि इंसुलिन के बगैर कोई भी जीवित नहीं है, कोई स्वस्थ नहीं रह पाता है। तो इंसुलिन की अगर ज़रूरत हमें पड़ती है तो उससे कतराना नहीं चाहिए। इंसुलिन रेगुलर यूज़ करने से ऐसा कोई सीरियस नुकसान नहीं है किसी को भी। जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ कभी-कभी थोड़ा सूजन या दर्द, ऐसी चीज़ महसूस की जा सकती है, हल्का-फुल्का मोटापा बढ़ सकता है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म बहुत सारी स्टडीज़ हो गई हैं और कोई भी लॉन्ग टर्म सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं निकला है। हाँ, फ़ायदे बहुत हैं। ऐसा साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं पाया गया है। दवाइयों में अगर देखा जाए तो कुछ दवाइयों से कभी-कभी पेट अपसेट होना हो सकता है ना? कुछ दवाई किसी को नहीं सूट करती तो एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है। और कुछ दवाइयाँ जो नई निकली हैं,
जिन्हें पेशाब के जरिए शुगर निकाला जाता है, तो उसमें यूरिन इन्फेक्शन होने की चांस रहती है। तो आपके डॉक्टर जब आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे तो बता देते हैं कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। पेशाब की अगर कोई खुजली या जलन ऐसा कुछ महसूस हो, तो आके संपर्क करिए दवाई अगर नहीं। जी। सर, एक बहुत ही कॉमन एक मिथ है कि डायबिटीज़ जो है वो इर्रिवर्सिबल है, डायबिटीज़ कभी रिवर्स नहीं हो सकता। मैं चाहूँगा कि आप इसको डिबंक करें अगर ये सच नहीं है तो? जी, ऐसा है कि अब 5-6 सालों से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स या स्टडीज़ आप कहेंगे जो हुए हैं, जिसमें कि स्पेशली सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, न्यूकासल में स्टडी किया था, डायरेक्ट स्टडी। तो जी, उसमें ये उन्होंने देखा कि अगर हम 4 हफ्ते तक लो कैलोरी डाइट देते हैं और जो डायबिटीज़ पेशेंट है, वो तकरीबन 15 किलो वज़न कम कर लेते हैं और आगे भी उसको कम लेवल पे मेंटेन करते हैं, तो वो डायबिटीज़ रेमिशन में जाते हैं। देखो रेमिशन और रिवर्सल 2 अलग चीज़ है ना। रिवर्सल है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया है, रेमिशन का मतलब है कि हमारा बिना दवाई के जो HbA1c की मात्रा है वो 6.5 से कम रह रही है और बाकी चीज़ें भी स्वस्थ रह रही हैं। और लॉन्ग टर्म फ़ॉलो-अप चल रहा है, उसमें से भी कई लोग हैं जो 3-4 साल तक भी रेमिशन में हैं। तो रिवर्सल एज़ सच कम है, पर रेमिशन है कि जहाँ आप केवल खान-पान पे पहले आप दवाई लेते थे या चाहे इंजेक्शन भी लेते थे। अगर आपकी शुगर की ड्यूरेशन अब तक 6 साल तक के लोगों में ही इन्होंने ये स्टडी करी है। तो उसमें हम डायबिटीज़ से आप कंट्रोल में रख सकते हैं, रेमिशन में चले जाते हैं। जो बहुत ही मोटापे से ग्रस्त होते हैं, उनका अगर बेरियाट्रिक सर्जरी होता है, तो वो रिवर्सल में भी जा सकते हैं। उनको बिल्कुल ही नहीं पड़ती क्योंकि ब्लड का जो है वो मोटापे के कारण ही इंसुलिन का जो मैकेनिज़्म है बिगड़ रहा होता है। तो उसमें हम रिवर्सल भी कह सकते हैं। अभी तक रेमिशन वाला है, हो सकता है आगे जाके ये रिवर्सल में भी तब्दील हो जाए अगर इस पे और काम किया जाए तो। जी। थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर, जैसा आपने अभी बताया कि डायबिटीज़ एक लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिज़ीज़ है और अभी के सिचुएशन में अगर हम देखें तो लोगों का लाइफ़स्टाइल, यंग जनरेशन का लाइफ़स्टाइल प्रॉब्ली उस मार्क में नहीं है जो कि होना चाहिए। तो हमें ये बताइए कि ऐसे कौन से लाइफ़स्टाइल या डाइट में हम चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जाए? थोड़ा हमें विस्तार में बताइएगा। जी, आपने सही फरमाया कि आजकल जो हमें डायबिटीज़ का एक एपिडेमिक या एक्सप्लोजन देख रहे हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे लाइफ़स्टाइल ऐसा नहीं है जैसे हमारे दादा-परदादा लोगों का होता था। तो आजकल एक आराम परस्त ज़िंदगी है, इंसान कुर्सी पे बैठ के ही काम करता है, लैपटॉप पे या मोबाइल पे चौबीसों घंटे लगा रहता है। तो व्यायाम नाम की चीज़ हमारी लाइफ़ में नहीं है। तो रोज़ कम से कम आधा घंटा व्यायाम या हफ्ते में 150 मिनट व्यायाम करना ज़रूरी है। अगर हम केवल हमारे जॉब ऐसा है हम बैठे रहते हैं, केवल पूरा टाइम बैठे नहीं रहना है, कभी उठ के खड़े हो जाइए, चलते-फिरते में मीटिंग करिए या कुर्सी पे ही बैठे आप 3 या 5 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेच अप कर सकते हैं। क्योंकि लगातार कुर्सी पे बैठे रहने से आपका जो एक्सरसाइज बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। तो मतलब कम से कम 150 मिनट प्रति हफ्ता और साथ-साथ आप जितना मूवमेंट अपने वर्क प्लेस में कर सकते हैं, वो भी कोशिश करिए। अगर आपको कहीं जाना है आप लिफ्ट की बजाय सीढ़ी चले या 1-2 ब्लॉक पहले गाड़ी पार्क करके पैदल चल के जाएँ या किसी दिन अ, मतलब साइकिल पे जाने का अगर पॉसिबिलिटी है तो वो करें। और उसके अलावा खान-पीन में हमें ध्यान देना ज़रूरी है कि हम होल ग्रेन ही ये इस्तेमाल करें जहाँ तक हो सके बहुत सारा रिफाइंड फ्लोर नहीं हमारे इस्तेमाल करें। सैचुरेटेड फैट जैसे कि घी लिमिटेड मात्रा में लें। जंक फूड जिनसे कि एकदम शुगर स्पाइक होता है हमारा बढ़ जाता है एकदम खून में शुगर की मात्रा, वो अवॉइड करें जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूस हो गया। आमतौर पे बर्गर और इस तरह के स्नैक्स होते हैं, जिसमें एकदम से ही शुगर बढ़ाने की क्षमता होती है, तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और फाइबर का इंटेक बहुत कम है आजकल के ज़माने में, तो हमें जी, फल और हरे पत्ते वाली सब्जियाँ अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करना चाहिए। तो अगर हम फल और वेजिटेबल्स का अच्छी मात्रा में सेवन करते हैं, जंक फूड अवॉइड करते हैं, इवन ड्रिंक्स और स्मोकिंग भी एक चीज़ है जो मोटापे को बढ़ावा देती है, डायबिटीज़ में भी कॉम्प्लिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो भी जहाँ तक हो सके अवॉइड करें या बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड मात्रा में ही लें और रेगुलर एक्सरसाइज़ करें।
तो हम डायबिटीज से बच सकते जी, थैंक यू सर। और मेरा जो अगला सवाल है ये भी एक सॉर्ट ऑफ एक लाइफस्टाइल रिलेटेड ही है। आपने बताया अभी कि ओबेसिटी जो है वो डायबिटीज का रिस्क बहुत इंक्रीज कर देता है। सो आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा होगा सर, एक ओबीज जो पेशेंट्स हैं उनमें लोग हैं उनमें डायबिटीज की समस्या जो है वो जल्दी देखी जाती है। तो हमें ये थोड़ा बताइए कि कैसे ओबेसिटी लिंक्ड है डायबिटीज के साथ। हैं। ओबेसिटी दो तरह की होती है, एक सेंट्रल ओबेसिटी होती है और एक पेरिफेरल होती है। तो जब हम ओबेसिटी का मतलब है कि शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा है, खासकर मेल्स में देखा जाता है कि ये जो फैट है ये पेट के ऊपर जमा होता है, तो हम वो एप्पल शेप में होते हैं और फीमेल्स स्फीयर शेप में होती है। तो जो एप्पल शेप ओबेसिटी है, जो सेंट्रल ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, उसमें जो फैट है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और वो इंडिकेट ये भी करता है कि अगर आपका पेट से मोटापा है तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिवर, पैनक्रियास, वहाँ पे भी चर्बी जमा हो रही है। तो ये चर्बी इन सबके ऑर्गन्स में इंसुलिन के असर को कम करती है। उसके अलावा ये चर्बी ज़्यादा एक्टिव होती है, इसमें ब्रेक डाउन करके कुछ ऐसे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्री फैटी एसिड लिबरेट होते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। इसीलिए पाया जाता है कि ओबीस लोगों में डायबिटीज़ ज़्यादा है, खासकर मेल्स में भी इसीलिए ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि मेल्स की टेंडेंसी होती है सेंट्रल ओबेसिटी होने की। फीमेल्स की फिर भी पेरिफेरल ईयर शेप होती है। जी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि डायबिटीज हमने देखा है कि जीन्स और फैमिली हिस्ट्री भी एक रोल प्ले करता है डायबिटीज में। सो ऐसा मतलब जिनके पेरेंट्स, जिनके माँ बाप को डायबिटीज रह चुका है, उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अगर माँ-बाप को डायबिटीज़ रहा है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको भी डायबिटीज़ होगा ही होगा। तो पहली जी। बात तो इस डर को मन से हटाना है। दूसरी बात ये है कि डायबिटीज़ जो अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें या टाइप 1 की भी बात करें, 1 से शुरू करते हैं। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ अगर मेल पेरेंट को है, तो बच्चे को होने की चांस 17% है। फीमेल पेरेंट को है, अगर उनको 25 साल की उम्र से पहले हुई थी, तो बच्चे को होने की चांस 25% है। और वो उनको बाद में हुई है 25 की उम्र के बाद में तो उनको मतलब 1 इन 100 चांस। तो चांस मतलब कम होता जाता है, ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूटली नेसेसरी, यही प्रूव करने के लिए मैंने कहा है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो जीन्स एज़ वेल एज़ एनवायरनमेंट दोनों का ही उसमें रोल रहता है। तो अगेन अगर आपके पेरेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपको नेक्स्ट किसी आम आदमी से 2 गुना ज़्यादा चांस है डायबिटीज़ होने का, लेकिन इट डज़न्ट कन्वर्ट इंटू सर्टेनिटी कि आपको डायबिटीज़ होगी। तो आप घर पे खान-पीन का जैसे मैंने बताया ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, वज़न ना बढ़ने दें और 40-45 की उम्र के बाद में अपना रेगुलर शुगर का चेकअप कराएँ, HbA1c का चेकअप कराएँ। तो अगर डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ होती है तो आप अर्ली सब पकड़ के और ठीक भी कर सकते हैं। और अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल उचित रखते हैं, खाने-पीने में, व्यायाम में ध्यान रखते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो। सर, एक हमारे दर्शकों का सवाल है। अभी के दिनों में जो कि कोविड का काल चल रहा है, इसमें आपने ज़रूर ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जो डायबिटिक हैं और उनको कोविड भी हुआ है। तो हमें थोड़ा-सा बताइए कि कोविड से जो डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ जो पेशेंट्स हैं, उनको कोविड के कैसे लक्षण होते हैं और प्रॉब्ली कौन-सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं डायबिटीज़ की वजह से? देखिए डायबिटीज़ हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम करती है, इन्फेक्शन से फाइट करने की एबिलिटी जो है वो डायबिटिक पर्सन की कम होती है, ख़ासकर अगर उसका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर मुझे डायबिटीज़ है इसका मतलब नहीं है मुझे कोविड की कॉम्प्लिकेशन होगी ही होगी। अगर मैं अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखता हूँ, अपनी HbA1c 7 से नीचे रखता हूँ, तो मुझे कॉम्प्लिकेशन होने की चांस उतनी है जितनी अगले आदमी को है। पर अगर मेरी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो ये एक हाई रिस्क फैक्टर माना जाता है कोविड की कॉम्प्लिकेशंस के लिए। ऐसे पेशेंट्स में साँस की दिक्कत ज़्यादा आना बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाना, किडनी पे असर पड़ना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं कंपेयर्ड टू नॉर्मल पीपल। इनका कोर्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, उनको इलनेस काफ़ी सीवियर लेवल तक जा सकती है, वेंटिलेटर वगैरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो डायबिटीज़ को अगर हम अच्छे से कंट्रोल रखते हैं, अपनी दवाइयाँ रेगुलर टाइम पे लेते हैं, चेक कराते रहते हैं, लाइफ़स्टाइल में जो करने रहते हैं, तो हमें कोविड की कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। तो हमें मेन इसमें मैसेज मेरा यही है कि हाँ, आप डायबिटिक हो, आपको रिस्क ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन वो तभी है अगर आपने उसको कंट्रोल में नहीं रखा है।
जी। सर एक आखिरी सवाल मैं अपने दर्शकों को आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत से डायबिटीज़ जो पेशेंट्स हैं उनके मन में रहता है कि टेस्ट हम कितना फ्रीक्वेंटली कराएँ? मतलब बहुत लोग अब आजकल घर पे ग्लूकोज़ मॉनिटर्स हैं, उनसे भी टेस्ट करते हैं। तो कितना फ्रीक्वेंटली जो है डायबिटीज़ को नज़र रखने के लिए कितना फ्रीक्वेंटली उनको टेस्ट करना चाहिए? ठीक है, देखिए बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल सवाल पूछा है आपने कि कितना फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करें। अगर मेरा HbA1c अच्छा कंट्रोल में है, 7% से कम है मेरे 3 महीने वाला जो शुगर एवरेज हम कहते हैं, तो इसका मतलब कि मेरी डायबिटीज़ ठीक कंट्रोल में है, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेकिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं हफ्ते में 1-2 बार भी खाली पेट का, कभी नाश्ते के 2 घंटे बाद, कभी लंच के 2 घंटे बाद और डिनर के 2 घंटे बाद का अगर मैं चेक कर लेता हूँ स्प्रेड ओवर अ वीक, स्टिल आई विल हैव अ फेयर आइडिया, मुझे आइडिया आ जाएगा कि हाँ, मेरी शुगर कैसे चल। तो जब हमारी शुगर अनकंट्रोल्ड होती है या फ्लक्चुएशन होता है या हमारी मेडिसिन कोई चेंज की जाती है, तब हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेकिंग की ज़रूरत है। कई बारी हम कहते हैं कि आप डेली तक भी चेकिंग करिए और ख़ासकर ये 4 बार वाली चेकिंग ज़रूर करें, इसमें खाली पेट नाश्ते के 2 घंटे बाद, लंच के 2 घंटे बाद और डिनर के 2 घंटे बाद का कहा जाता है। तो इससे हमें मेडिसिन एडजस्ट करने में और आपको डाइट एडजस्ट करने में सुविधा हो जाती है, कि पता चल जाता है कि मेरा ऐसे मैंने क्या खाया था जो मेरी शुगर बढ़ गई, आगे से मैं उसको अवॉइड करूँ। और हमें पता चल जाता है कि हमको कौन-सी शुगर को टारगेट करना है, तो हम मेडिसिन उस टाइप की दें, क्या कब आपकी बढ़ रही है, कब लो हो रही है, ये भी पता चल जाता है। तो शुगर मॉनिटरिंग हमें लो हाई दोनों का आइडिया दे देती है। आजकल ऐसी मशीनें भी उपलब्ध हैं जैसे लिब्रे आ गया है मार्केट में। हालाँकि थोड़ा कॉस्टली है, आप उसको लगा के रख सकते हैं स्किन के पर आप बाँह में लगा देते हैं और आपको रीडर मिलता है, वो आपको मिनट-मिनट की रीडिंग दे सकता है, हर 15-20 मिनट की रीडिंग आपको और अलर्ट भी आ जाएगा आपके मोबाइल ऐप के ऊपर कि हाँ, आपकी शुगर लो जाने वाली है। सीजीएमएस मॉनिटरिंग होती है, वो भी अ, पता करने में मदद करती है कि आपका हाई लो ज़्यादा क्यों हो रहा है फ्लक्चुएशन, वो ज़्यादा है, उनको ज़्यादा मॉनिटरिंग। तो प्रिसिशन डायबिटीज़ का ज़माना है आज के लिए कहते हैं। जी, प्रिसिजन डायबिटीज़ तभी पॉसिबल है अगर हम शुगर को कंटीन्यूअसली मॉनिटर करें। कई शुगर ग्लूकोमीटर हैं, उनके साथ में ऐप भी अवेलेबल कराई गई है जो आपको आप शुगर रिकॉर्ड रखने में मदद करती है। जैसे माई शुगर ऐप है, एक्यूचेक के साथ में है, तो वन जी, टच के साथ में रिवील ऐप होता है। तो ये हुँ, जो ऐप्स हैं ये आपको अलर्ट देते रहते हैं, एट अ ग्लांस शुगर रिकॉर्ड आपके सामने भी होता है और जो आपके डॉक्टर हैं उनके सामने भी मतलब शुगर रिकॉर्ड रखने में बहुत आसानी होती है। आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड का भी या बच्चे का भी या फिर माता-पिता अगर वो बुज़ुर्ग हैं, अपना ध्यान नहीं रख सकते, ऐप्स के द्वारा इनका भी आप ध्यान रख सकते हैं। जी। थैंक यू सो मच सर आपने अपने सजेशंस हमें हमारे साथ शेयर किए। सवाल हमारे पास बहुत हैं लेकिन समय हमारे पास लिमिटेड है और इसी के लिए हम आज का ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे। डॉक्टर भल्ला आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। दैनिक जागरण का ये एपिसोड आप दैनिक जागरण के यूट्यूब पेज पर देख सकते हैं और साथ ही में ये कुछ ही देर में दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मिलेंगे आपसे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।